नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अफ़ीम की फसल में जब भी हम कोई खाद डालने वाले हैं, तब हमें क्या सावधानी रखनी है, किन खादों को आपस में मिलाना चाहिए, किन खादों को आपस में नहीं मिलाना चाहिए, क्या फ़र्क पड़ सकता है, क्या नुकसान, क्या फ़ायदा हो सकता है, पूरे डिटेल से बात करेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। किसान साथियों, इस समय फसल की अवस्था की बात करें तो अधिकतर किसान भाइयों की जो फसल है वो 60 दिन से ऊपर की हो चुकी है। कुछ किसान भाइयों की फसल छोटी भी है, क्योंकि बारिश की वजह से बिजाई बिगड़ गई थी, जिसके बाद किसान भाइयों को दोबारा बिजाई करनी पड़ी। किसान साथियों, फसल में इस समय कई जगह पर कली अवस्था आ चुकी है, कहीं पर कली या जिसे घोड़ली बोलते हैं निकलने की अवस्था है। और इस अवस्था में किसान साथी फुटान के लिए अपने खेत में खाद का प्रयोग करते हैं। किसान साथी अधिक से अधिक ब्रांचिंग अपने खेत में लेना चाहते हैं फसल में, और वहाँ पर वो खादों का प्रयोग करते हैं। खाद का तात्पर्य किसान साथियों यहाँ पर फर्टिलाइज़र से है। तो फर्टिलाइज़र में सबसे जो मनपसंद किसानों का खाद है, वो है डीएपी, जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस मिलता है। कुछ किसान साथी इसकी जगह एनपीके लेते हैं 12-32-16, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश भी मिलता है। तो किसान साथियों, यहाँ पर आपको डीएपी के साथ कौन से खाद नहीं मिलाना चाहिए या एनपीके के साथ कौन सा खाद नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि इसमें एक फास्फोरस पोषक तत्व दोनों खादों में पाया जाता है। और ये फास्फोरस खाद या यूँ कहें कि ये पोषक तत्व ऐसा है जो अनेक प्रकार के रसायनों के साथ जो अपना कॉम्बिनेशन नहीं बनाता है, या यूँ कह सकते हैं कि ये पोषक तत्व अड़ियल है जो अन्य रासायनिक खादों के साथ या इन पोषक तत्वों के साथ मैच नहीं करता है। तो इनके साथ आपको प्रयोग नहीं करना है, अन्यथा आप जो भी खाद डाल रहे हैं उसका फ़ायदा आपको देखने को नहीं मिलेगा। उल्टा फसल में नुकसान भी हो सकता है, मिट्टी में भी नुकसान हो सकता है। तो चाहे आप डीएपी ले रहे हों, चाहे एनपीके ले रहे हो, इनके साथ आपको कौन-कौन से खाद नहीं मिलाने हैं, इसके बारे में बात करते हैं। किसान साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इन दोनों खादों के साथ जिंक सल्फेट नहीं चलता है। यदि आप जिंक की मात्रा अपने खेत में देने वाले हैं, तो यहाँ पर जिंक सल्फेट का प्रयोग आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि इन खादों के में जो फास्फोरस है किसान साथियों, इनके साथ यह मिलकर जिंक फास्फेट बन जाएगा, जो कि अघुलनशील है और आपकी फसल को कोई फायदा नहीं होगा। दूसरा है किसान साथियों, हम अक्सर इस फसल में जो कैल्शियम नाइट्रेट का भी प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर हमें फास्फोरस युक्त खाद के साथ कैल्शियम नाइट्रेट का भी प्रयोग नहीं करना है। अन्यथा किसान साथियों, ये कैल्शियम फास्फेट बन जाएगा, अघुलनशील अवस्था में आ जाएगा और हमारी फसल को कोई फायदा नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से किसान साथियों, इन दोनों खादों के साथ यानी डीएपी के साथ या 12-32-16 के साथ आपको मैग्नीशियम सल्फेट का भी प्रयोग नहीं करना है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, अन्यथा समस्या वो की वो है, दोनों ही अघुलनशील अवस्था में चले जाएंगे, दोनों फर्टिलाइज़र का आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये तो हुई बात किसान साथियों डीएपी या 12-32-16 के साथ लिए जाने वाले खादों की। अब यदि आप यहाँ पर डीएपी या एनपीके नहीं दे रहे हैं, आप दे रहे हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, तो इनमें मिलाना चाहिए या नहीं मिलाना चाहिए? तो कैल्शियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम सल्फेट को भी आपस में नहीं मिलाना चाहिए। अन्यथा किसान साथियों, यहाँ पर बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट, जो कि अघुलनशील अवस्था में आ जाएगा और आपकी फसल को नहीं मिलेगा। कुल मतलब कहने का ये है कि कैल्शियम नाइट्रेट को आपको न तो किसी फास्फेट संबंधित उर्वरक के साथ मिलाना है, ना ही सल्फेट बेस उर्वरक के साथ मिलाना है। सल्फेट बेस में किसान साथियों जिनके भी पीछे सल्फेट आता है, जिंक सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, इस प्रकार का कोई भी टेक्निकल है, उसके साथ आपको किसान साथियों ये नहीं मिलाना है। आपको जब भी प्रयोग करना है किसान साथियों, आप फास्फेट संबंधी उर्वरक का अलग सिंचाई में प्रयोग करें, नाइट्रेट संबंधी जो उर्वरक है उनका अलग सिंचाई में प्रयोग करें, और जो सल्फेट बेस उर्वरक हैं उनका आप अलग सिंचाई में प्रयोग करें। इस प्रकार से किसान साथियों इनको अलग-अलग ही प्रयोग करना है। अब कुछ दुकानदार भी किसान साथियों इनको आपस में साथ में दे रहे हैं और आपस में मिला के चलाने की भी बोल रहे हैं। तो किसान साथियों, मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि फसल आपकी है,
आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दुकानदार को बेचना है, वो कहता कुछ नहीं होता है, लेकिन ये तो किसान साथियों मिट्टी में क्या हो रहा है ना तो आप जानते हैं ना हम जानते हैं। हमने डाल दिया, वो हमारी फसल को मिला या नहीं मिला ये हम आँखों से नहीं देख सकते हैं। किसान साथियों पहले हमारे शरीर में भी इतनी बीमारियाँ नहीं थी, क्योंकि हमारे दादा परदादा भी हमें समझाते थे कि दूध से बनी हुई चीज़ों के साथ कौन से पदार्थ खाने हैं, कौन से नहीं खाने हैं, जिससे कि हमारे शरीर में कोई विकार ना आए। ठीक इस प्रकार का लोचा किसान साथियों अब हमारे खेतों में भी होने लगा, किसके साथ हम क्या डलवा रहे हैं और क्या डाल रहे हैं, उसका फ़ायदा मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिट्टी खराब हो रही है कि फसल को नुकसान हो रहा है, इस बात का भी हम ध्यान नहीं रखते हैं। बहुत सारे किसान भाइयों के मन में ये सवाल रहता है कि मैं अलग घोल बनाकर और इसका अलग घोल बनाकर साथ में चला दूँ क्या, मतलब एक ही बार सिंचाई में चला दूँ? बिल्कुल भी नहीं चलाना है, क्योंकि खेत में तो वो साथ में ही जा रहा है किसान साथियों। तो कम से कम आपको इनमें 10 का दिन तो गैप रखना ही रखना है या 15 दिन का गैप रखना ही रखना है। और किसान साथियों यदि स्थिति ऐसी हो रही है कि हम गैप नहीं रख सकते हैं, तो जो भी आप सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, इनका फोलियर स्प्रे कीजिए, क्योंकि ये चिलेटेड रूप में भी बाज़ार में आपको मिल जाते हैं और आपकी फसल को कोई नुकसान भी नहीं होता है। दोहरा फ़ायदा ये होता है कि इनकी मात्रा कम लगती है और फसल को भी तुरंत मिल जाते हैं। दूसरा किसान साथियों जब इन्हें आप ज़मीन में प्रयोग करते हैं तो फसल को भी कम मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारा सूक्ष्म पोषक तत्व तो लीचिंग होकर चले जाते हैं, तो इनकी मात्रा की भी आवश्यकता होती है। और साथ है कि हमारे पास समय ही नहीं है फसल की अवधि के हिसाब से सभी पोषक तत्वों की पूर्ति करनी है। तो हमें इस बात का ध्यान रखते हुए कि हम जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं इनको फोलियर स्प्रे करें और डीएपी या जो 12-32-16 हैं या कोई एनपीके की ग्रेड खाद है जिनके साथ इनका कॉम्बिनेशन नहीं चलता है उसको हम जमीन से दें, तो हमारे एक ही समय में सभी पोषक तत्वों की पूर्ति हो सकती है, चाहे हमारे पास आगे समय नहीं है। और यदि आप जमीन में ही देना चाहते हैं तो इन्हें अलग अलग सिंचाई में प्रयोग करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। किसान साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी पाकर के आप भी अपनी फसल में जब भी फर्टिलाइज़र का प्रयोग करेंगे तो इन बातों का ध्यान रखेंगे और आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं किसान साथियों। एक क्यारी में आप मिलाकर डालिए, एक में अलग अलग टाइम पे डालिए, आपको रिजल्ट है वो सामने देखेंगे। प्रैक्टिकल करके ही आपको पता चलेगा। किताबी बातें बहुत सी हैं और बहुत सारे आपको कुछ भी सुझाव देंगे, लेकिन आपकी फसल है, आपको ध्यान रखना है, सब कुछ आपके हाथ में है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए लाभदायक रही होगी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे किसान साथियों की फसल में फुटान के लिए कौन से पोषक तत्व जिम्मेदार होते हैं या कौन से हार्मोन का किस स्थिति में प्रयोग करना होता है, किस कारण से पौधे में ब्रांचिंग नहीं होती है, किस कारण से ब्रांचिंग हो सकती है, कितना परसेंट तक हम बढ़ा सकते हैं और एक अच्छी फसल हम कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। यदि आप इस विषय पे जानना चाहते हैं तो कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अन्य किसान साथियों का हित चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ किसान साथियों। तब तक ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।